नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महानायक की जिन्होंने अंधकार से निकलकर पूरी दुनिया को रोशनी दिखाई। वो शख्सियत जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आइए चलें उनके जीवन की उस यात्रा पर जहां संघर्ष ही उनकी ताकत बनी और शिक्षा उनका सबसे बड़ा हथियार। आपका स्वागत है बुक मित्रा पर। दोस्तों, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और एक सब्सक्राइब हमें नई बुक्स लाने की ताकत देता है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बचपन और संघर्ष। सन था 1891। महाराष्ट्र के छोटे से गांव महू में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। कौन सोच सकता था कि ये नन्हा बच्चा एक दिन भारत का संविधान निर्माता बनेगा और करोड़ों लोगों की सोच बदल देगा। लेकिन उस समय हालात बहुत कठिन थे। भीमराव अंबेडकर दलित परिवार से थे। उस दौर में समाज में जाति के नाम पर इतनी ऊंच नीच थी कि दलित बच्चों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। सोचो जरा, स्कूल में पढ़ते वक्त जब बाकी बच्चे अपने गुरुजी के पास बैठकर पढ़ते थे तो भीमराव और उनके जैसे बच्चों को कक्षा के कोने में जमीन पर बैठना पड़ता था। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनका जन्म नीची जाति में हुआ था। प्यास लगने पर भी वो खुद घड़े से पानी नहीं पी सकते थे। कोई ऊंची जाति का चपरासी आकर पानी पिलाएगा तभी उनकी प्यास बुझती। अगर चपरासी नहीं होता तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता। ऐसे माहौल में पढ़ाई करना आसान नहीं था। लेकिन भीमराव का दिल हमेशा कहता था, शिक्षा ही असली ताकत है। उनकी आंखों में सपना था, एक दिन मैं इतना पढ़ूंगा कि इस अन्याय को खत्म कर दूंगा। परिवार की आर्थिक हालत भी बहुत खराब थी। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। लेकिन ज्ञान की प्यास इतनी गहरी थी कि पुरानी फटी हुई किताबें भी उन्हें खजाने जैसी लगती। भीमराव सिर्फ पढ़ाई नहीं करते थे बल्कि घंटों सोचते रहते थे कि क्यों इंसान इंसान से भेदभाव करता है। उनके दिल में बचपन से ही ये चिंगारी जल चुकी थी कि एक दिन उन्हें समाज बदलना है। बचपन का हर दिन संघर्ष से भरा था। भूख, गरीबी, अपमान और भेदभाव। लेकिन इन्हीं कठिनाइयों ने उनके अंदर वो लौ जलाई जो आगे चलकर पूरे भारत को रोशन करने वाली थी। चैप्टर 2, शिक्षा की ओर सफर। भीमराव अंबेडकर का बचपन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनके दिल में एक ही सपना था, पढ़ना, आगे बढ़ना और समाज को बदलना। गरीबी और भेदभाव के बावजूद उन्होंने पढ़ाई में कभी हार नहीं मानी। उनके पिता चाहते थे कि बेटा शिक्षा हासिल करे, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो। शुरुआती पढ़ाई। भीमराव पढ़ाई में बेहद होशियार थे। वे हमेशा क्लास में सबसे आगे रहते। लेकिन उनके लिए स्कूल का माहौल आसान नहीं था। कितनी बार उन्हें कक्षा के कोने में बैठाकर पढ़ाया जाता और प्यास लगने पर पानी तक खुद नहीं पीने दिया जाता। फिर भी उन्होंने शिक्षा को ही अपनी ताकत बनाया। उनकी मेहनत और लगन देखकर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें स्कॉलरशिप दी। यही मौका उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। विदेश की पढ़ाई। सन 1913 भीमराव को स्कॉलरशिप मिली और वे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क पहुंच गए। सोचो, उस जमाने में जब दलित बच्चों को गांव से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं थी। एक गरीब परिवार का लड़का हजारों मील दूर जाकर पढ़ाई करने पहुंचा। अमेरिका में पहली बार उन्हें ऐसा माहौल मिला जहां कोई जात पात का भेदभाव नहीं था। वहां सब उन्हें इंसान समझते थे, बराबरी का दर्जा देते थे। ये अनुभव उनके दिल को गहराई तक छू गया। उन्होंने वहां अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र की पढ़ाई की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्रियां हासिल की। लंदन की ओर। पढ़ाई का सफर यहीं नहीं रुका। भीमराव लंदन गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन लॉ कॉलेज में पढ़ाई की। वहां उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया।
इस दौरान उन्होंने कई रिसर्च पेपर लिखे और जाति व्यवस्था पर गहराई से विचार किया। उन्होंने समझ लिया था कि अगर समाज को बदलना है तो शिक्षा और कानून दोनों हथियार बनने होंगे। विदेश में रहते हुए उन्होंने कई डिग्रियां हासिल की। बैरिस्टर एट लॉ, PhD, D.Sc। ये सब आसान नहीं था, क्योंकि पैसों की कमी हमेशा साथ थी। कभी कभी खाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। भारत लौटने पर वे अब सिर्फ एक पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, बल्कि एक ज्ञान का भंडार बन चुके थे। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक सपना था, इस ज्ञान का इस्तेमाल समाज की बेड़ियां तोड़ने के लिए करना है। चैप्टर 3, समाज सुधार की शुरुआत। विदेश से पढ़ाई पूरी करके जब भीमराव अंबेडकर भारत लौटे तो उनके सामने वही पुराना समाज खड़ा था, जहां इंसानों को जाति के नाम पर बांट दिया गया था, जहां छूने, बैठने और पानी पीने तक के अधिकार अलग अलग थे। भीमराव ने ठान लिया कि अब ये जंजीरें तोड़नी ही होंगी। उनके लिए शिक्षा का असली मकसद अब समाज को बदलना था। महाड़ सत्याग्रह, साल 1927, महाराष्ट्र का महाड़ कस्बा। यहां एक तालाब था, चावदार तालाब। ये तालाब सार्वजनिक था, लेकिन दलितों को वहां से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। अंबेडकर जी ने लोगों को संगठित किया और कहा, पानी सबका है, इंसान सब बराबर है। हजारों दलित उनके साथ इकट्ठा हुए और सबने मिलकर उस तालाब से पानी पिया। ये पल भारतीय समाज के इतिहास में एक बड़ी क्रांति थी। इस घटना ने साबित कर दिया कि अब दलित चुप रहने वाले नहीं हैं। अब वे अपने अधिकार खुद लेकर रहेंगे। मनुस्मृति दहन। इसी आंदोलन के दौरान अंबेडकर ने एक और साहसी कदम उठाया। उन्होंने उस ग्रंथ को सार्वजनिक रूप से जलाने का फैसला किया, जिसमें जाति भेद और ऊंच नीच को सही ठहराया गया था। मनुस्मृति। उनका संदेश साफ था, जो भी विचार इंसान को इंसान से छोटा बनाते हैं, उन्हें खत्म करना ही होगा। मंदिर प्रवेश आंदोलन। अंबेडकर सिर्फ पानी या किताबों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने मंदिर प्रवेश के लिए भी आंदोलन चलाए। उन्होंने कहा, भगवान किसी एक जाति का नहीं होता। अगर मंदिर भगवान का है तो वो सबके लिए है। इन आंदोलनों ने समाज में नई चेतना जगा दी। लाखों दलित, जो सदियों से दबे हुए थे, अब अपने अधिकारों के लिए खड़े होने लगे। एक नया संकल्प। इन संघर्षों ने अंबेडकर को और मजबूत बना दिया। अब वे सिर्फ एक पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, बल्कि दलित समाज के नेता और समाज सुधारक बन चुके थे। उनका सपना अब साफ था, जब तक समाज से भेदभाव खत्म नहीं होगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चैप्टर 4, राजनीति में प्रवेश। समाज सुधार आंदोलनों के बाद अब भीमराव अंबेडकर का अगला कदम था राजनीति में प्रवेश। उन्होंने समझ लिया था कि समाज बदलने के लिए सिर्फ आंदोलन ही नहीं, बल्कि सत्ता और कानून की ताकत भी जरूरी है। कांग्रेस और अंबेडकर। उस समय भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। कांग्रेस के नेता ब्रिटिश सरकार से आजादी की मांग कर रहे थे, लेकिन अंबेडकर का सवाल अलग था। आजादी तो सब चाहते हैं, पर अगर आजादी के बाद भी दलितों को बराबरी का अधिकार न मिला तो क्या होगा? यही कारण था कि वे कई बार कांग्रेस और गांधी जी से मतभेद में आ गए। गांधी जी छुआछूत खत्म करने की बात तो करते थे, लेकिन अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को राजनीतिक अधिकार और अलग प्रतिनिधित्व मिले। पूना पैक्ट। साल 1932, ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट, की घोषणा की। इसका मतलब था कि दलित अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे। गांधी जी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। यह स्थिति बहुत गंभीर हो गई। देश बंटने की कगार पर था। अंत में अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके तहत दलितों को अलग निर्वाचक मंडल तो नहीं मिला, लेकिन विधानसभाओं और लोकसभा में आरक्षित सीटें दी गई। यह समझौता आसान नहीं था। अंबेडकर जानते थे कि यह पूरी जीत नहीं है,
लेकिन उन्होंने समाज में टकराव रोकने के लिए ये कदम उठाया। स्वतंत्र पार्टी और आवाज। अंबेडकर ने राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी और बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। उनका मकसद साफ था, दलितों, मजदूरों और पिछड़ों को उनकी सही आवाज दिलाना। उन्होंने चुनाव भी लड़े और संसद में दलितों के अधिकारों की बात मजबूती से रखी। राजनीति का असली मकसद। अंबेडकर के लिए राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का जरिया नहीं थी। उनका मकसद था सत्ता को साधन बनाकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग को मजबूत करना। उन्होंने बार बार कहा, राजनीतिक ताकत के बिना सामाजिक और आर्थिक आजादी अधूरी है। चैप्टर 5 संविधान निर्माता। भारत की आजादी की घड़ी नजदीक आ चुकी थी। देश को सिर्फ अंग्रेजों से आजाद नहीं कराना था, बल्कि एक ऐसा ढांचा भी देना था जहां हर नागरिक को बराबरी और न्याय मिले। इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी के लिए भीमराव अंबेडकर को चुना गया। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में संविधान लिखने की जिम्मेदारी। अंबेडकर जानते थे कि यह काम आसान नहीं है। भारत एक ऐसा देश था जहां सैकड़ों जातियां, भाषाएं और धर्म थे। ऐसे में सबको बराबरी का अधिकार देने वाला संविधान बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्होंने दिन रात मेहनत करके संविधान का मसौदा तैयार किया। उनका सपना था, भारत में कोई भी इंसान सिर्फ जन्म के आधार पर छोटा या बड़ा न समझा जाए। बराबरी, स्वतंत्रता और बंधुत्व। संविधान में उन्होंने 3 बुनियादी सिद्धांत दिए: समानता, इक्वालिटी; स्वतंत्रता, लिबर्टी; बंधुत्व, फ्रैटर्निटी। उन्होंने कहा, राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी होगा। महिलाओं और दलितों के अधिकार। अंबेडकर ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और रोजगार में बराबर का दर्जा मिले। दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण प्रणाली लागू की गई ताकि वे सदियों की गुलामी और भेदभाव से बाहर आ सके। संविधान का जन्म। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान को अपनाया। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि भारत का भविष्य था। उस दिन अंबेडकर ने गर्व से कहा, हम एक ऐसा राष्ट्र बना रहे हैं जहां आजादी, समानता और बंधुत्व हर नागरिक का अधिकार होगा। जीवन का मिशन। संविधान बनाने के बाद भी अंबेडकर ने चेतावनी दी, राजनीतिक समानता का कोई फायदा नहीं होगा अगर समाज में अभी भी असमानता बनी रही। उनका मानना था कि असली आजादी तब होगी जब हर इंसान को न्याय मिलेगा। चैप्टर 6 आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण, सरल भाषा में। दोस्तों, डॉ. भीमराव अंबेडकर का मानना था कि अगर इंसान को सच में बराबरी देनी है तो सिर्फ कानून बनाकर या संविधान लिखकर काम नहीं चलेगा। लोगों के पेट भरे हों, हर बच्चा पढ़ सके और हर किसी को काम का हक मिले, तभी असली आजादी होगी। जाति प्रथा पर चोट। अंबेडकर ने साफ कहा था, जाति प्रथा इंसान को इंसान से अलग करती है। जब तक जाति रहेगी, बराबरी कभी नहीं आएगी। उनका सपना था कि एक दिन भारत ऐसा बने जहां किसी की पहचान जाति से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और हुनर से हो। आर्थिक सोच। वो कहते थे कि सिर्फ खेती से देश का विकास नहीं होगा। हमें फैक्ट्रियां, उद्योग और मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए। लेकिन इसका फायदा सिर्फ अमीरों तक न पहुंचे, बल्कि मजदूर और किसान भी अपना हक पाए। उन्होंने कहा, मजदूर को उसकी मेहनत का पूरा दाम मिलना चाहिए। शिक्षा ही असली ताकत। अंबेडकर बार बार एक बात दोहराते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका मानना था कि समाज तभी बदलेगा जब हर बच्चा, चाहे वो गरीब हो या अमीर, पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी बदल सके। सामाजिक न्याय। उन्होंने सोचा कि जो लोग सदियों से दबे कुचले हैं, अगर उन्हें बराबर मौका ही न मिले तो वे कैसे आगे बढ़ेंगे।
इसलिए उन्होंने संविधान में आरक्षण का प्रावधान रखा। उनका इरादा किसी को ऊपर या नीचे दिखाना नहीं था, बल्कि सबको एक जैसा मौका देना था ताकि हर इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आगे की सोच। आज हम देखते हैं कि महिला अधिकार, मजदूरों की सुरक्षा, बराबर वेतन, ये सब बातें अंबेडकर ने बहुत पहले ही सोच ली थी। वो सच में दूरदर्शी इंसान थे। दोस्तों, अंबेडकर का आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण यही था कि हर इंसान को बराबरी मिले, किसी को भूखा न रहना पड़े और हर बच्चा पढ़ सके। उनकी सोच सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देती है। चैप्टर 7 का धर्म परिवर्तन और बौद्ध धम्म। दोस्तों, डॉ. भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन जातिभेद और अन्याय के खिलाफ संघर्ष में बीता। उन्होंने बार बार कोशिश की कि हिंदू समाज अपनी सोच बदले, लेकिन जब बार बार निराशा ही हाथ लगी, तो उन्होंने ठान लिया कि अब बदलाव लाना ही होगा। आखिरी उम्मीद टूटना। अंबेडकर बार बार कहते थे, मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि इस समाज में दलितों के लिए सम्मान की कोई जगह नहीं छोड़ी गई थी। उन्होंने सोचा, अगर इंसान को जीने का अधिकार ही न मिले तो उस धर्म का क्या फायदा। नया रास्ता बौद्ध धम्म। 15 अक्टूबर 1956 का दिन, नागपुर। लाखों लोग जमा हुए थे। अंबेडकर मंच पर खड़े हुए और बोले, आज मैं अपना धर्म बदल रहा हूं। मैं बौद्ध बन रहा हूं, क्योंकि बुद्ध का धर्म बराबरी, भाईचारा और करुणा सिखाता है। इसके बाद उन्होंने और उनकी पत्नी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और देखते ही देखते वहां मौजूद लाखों अनुयायियों ने भी उनके साथ बौद्ध धर्म अपनाया। बुद्ध के मार्ग पर बौद्ध धर्म ने अंबेडकर को और उनके अनुयायियों को एक नई पहचान दी। अब कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं, सिर्फ इंसानियत, दया और समानता। इतिहास का मोड़। दोस्तों, ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक क्रांति का कदम था, क्योंकि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लोग जाति की जंजीरों को तोड़कर बराबरी की राह पर बढ़े थे। अंबेडकर ने आखिर में यही साबित कर दिया कि इंसान की असली ताकत उसके धर्म या जाति में नहीं, बल्कि उसकी सोच और कर्मों में है। चैप्टर 8 अंतिम दिन और विरासत। दोस्तों, डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समाज को बराबरी और इंसाफ दिलाने में लगा दिया, लेकिन लगातार काम, संघर्ष और बीमारियों ने उनके शरीर को तोड़ दिया था। फिर भी उनका जज्बा कभी नहीं टूटा। अंतिम दिन 1954 से ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। डायबिटीज, नजरों की परेशानी और दूसरे रोगों ने उन्हें कमजोर बना दिया। फिर भी वो रोज काम करते थे, रात रात भर लिखते रहते थे। 1956 में जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो उनके जीवन को एक नया संतोष मिला। लेकिन कुछ ही महीनों बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। अपार शोक। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही पूरा देश रो पड़ा। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, गांव से लेकर शहर तक, हर जगह लोग अपने बाबा साहेब को याद कर रहे थे। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग उमड़े। हर किसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक गर्व भी था कि उन्होंने अपने बीच एक ऐसा महान नेता देखा था। विरासत। दोस्तों, अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो समाज सुधारक थे, दूरदर्शी विचारक थे, और सबसे बढ़कर एक इंसानियत के पुजारी थे। आज भी जब हम संविधान की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार, दलितों के हक या मजदूरों की सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये सब कहीं न कहीं अंबेडकर की सोच का नतीजा है। उनकी बनाई नींव पर ही आज का भारत खड़ा है। अमर संदेश। अंबेडकर ने हमें 3 शब्द दिए थे: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सिर्फ नारा नहीं, बल्कि जीवन जीने का मंत्र है।
अगर हम इसे अपनाएं तो न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि पूरे समाज को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी सोच और उनकी लड़ाई हमेशा जिंदा रहेंगे। दोस्तों, ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रेरणादायक जीवन यात्रा। एक ऐसा इंसान जिसने अपने संघर्ष से पूरी कौम भारत की तकदीर बदल दी। उन्होंने हमें सिखाया कि कितना भी अंधेरा क्यों न हो, अगर हम शिक्षा और साहस के साथ खड़े हों तो रोशनी खुद रास्ता ढूंढ लेती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अंबेडकर का संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही महान हस्तियों की जिंदगी की कहानियां आपको मिलती रहें तो अभी सब्सक्राइब करें बुक मित्रा चैनल को, जहां हर कहानी बनेगी आपके जीवन का साथी। याद रखिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही बाबा साहेब की अमर आवाज है और यही हमारी पहचान।